So, hi everyone, welcome to the second episode of Cat Mentor Diaries. Today we have Maruti sir with us again. Yeah, again. So, आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज का पॉडकास्ट हिंदी में होगा. सो मोस्ट वेलकम मारुति सर. थैंक यू. मैं पहले बताऊंगा सबको कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा. तो कभी कभी whenever I'm not comfortable मैं इंग्लिश में स्विच हो जाऊंगा, लेकिन जब भी मुझे अच्छा मतलब whenever I'm confident मैं हिंदी में बोलूंगा. जब भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं इंग्लिश में स्विच करूंगा. नो प्रॉब्लम. सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्रैको के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. जो आप टॉपिक देखकर इस वीडियो पर आए हैं उस पर जाने से पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा सर स्टार्टिंग के बारे में बताइए, थोड़ा क्रैको की स्टार्टिंग के बारे में. आपने कितनी बार कैट दिया और आपने कब से कैट दे रहे हैं ये सब. Okay. So we started Krakow in 2014. Before starting Krakow, I did my BTech. I finished my MBA from IIM Ahmedabad in 2011. So I first took CAT in 2007. First time I got some shortlist, but I was not able to convert any of them. At that time, I was not very confident. Okay, I was not doing very well in my undergraduation. So that underconfidence seemed in everywhere. So even when I was giving the interviews, I got some shortlists. I didn't clear my verbal cutoff, so I missed out on many shortlists. But I think I am Bangalore and I am Indore. Both the institutes rejected me. Also because I didn't perform well in the interview. I could see it was actually a very bad interview. We can discuss it. Basically, it was very nice because after the first 2-3 minutes, I think the professors made a decision to not take me. Okay, वो मुझे समझ में आ गया था उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा पोलाइट थे तो इसीलिए वो इंटरव्यू थोड़ा मतलब 10-15 मिनट तक पोलाइटनेस के लिए उन्होंने वो एक्सटेंड किया था. लेकिन 2-3 मिनट के बाद ये सबको पता था कि मेरा इंटरव्यू वहां पे नहीं हो रहा है. इतना गंदा था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी कम होता था. तो वो 2007 में था. 2008 में मुझे जॉब लग गई थी रेडिफ में. वो टू बी रियली ऑनेस्ट इतना बहुत ही अच्छा कमिटेड जॉब तो नहीं था जॉब, लेकिन वहां पे जाने के बाद क्योंकि थोड़ा पेचेक भी मिल रहा है, थोड़ा सैलरी मिल रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था. और 2008 में मेरा वर्बल कट ऑफ क्लियर हो गया था. वर्बल में काफी कोशिश किया था एक साल पूरा, तो वर्बल मेरा स्कोर इंक्रीज हो गया था 78 and 97. और उस टाइम पे कट ऑफ 95 होते थे सेक्शनल कट ऑफ. ओके, अभी 80% है, उस टाइम पे 95% थे. और उस टाइम पे मेरा वर्बल काफी वीक था, तो वो भी डर होता था कि 95 क्लियर होगा या नहीं. लेकिन वो एक साल पूरा बहुत ही फाइट मारा था वर्बल पे, तो वो 97 तक पहुंच गया. क्वांट और एनआईडी ठीक ही गया था, तो इसीलिए मुझे काफी शॉर्टलिस्ट आ गए थे. लेकिन सेकंड टाइम कोइंसिडेंस की वजह से आई एम बैंगलोर का शॉर्टलिस्ट भी नहीं आया था. लेकिन वो जब इंटरव्यू का ये कॉल्स आया था तो मैंने उसमें काफी मेहनत किया था. मैं उसके बारे में बताऊंगा कभी कि मैं क्या क्या किया था. लेकिन वो मिरर के सामने बैठता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कॉन्फिडेंस इश्यूज लास्ट ईयर था. तो 2009 में जब एक्चुअली गया था 2008 कैट के बाद, मैं काफी मेहनत करता था, मिरर के सामने बैठता था और आंसर बोलता था बाहर अलाउड, जो दिखे कि क्योंकि हम सिर्फ वर्बल पे हम फोकस करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसी पे हम फोकस करते हैं व्हेनेवर वी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज. लेकिन वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. यस डेफिनेट. तो मेरा पोस्चर कैसा होता था, तो मेरा पोस्चर ऐसा दिखना चाहता कि मैं काफी अटेंशन पे कर रहा हूँ लेकिन एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ. ओके, ऐसा होना चाहता, तो उस पर काफी फाइट मारा था मैंने. तो 2009 में काफी कन्वर्ट हो गए थे, 1 या 2 नहीं कन्वर्ट हुआ था, वो भी मुझे पता है क्यों नहीं हुआ. लेकिन फाइनली आई गॉट अहमदाबाद, तो वहां पे चला गया. उसके बाद मैं 2-3 साल इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया था, सिंगापुर में, हांगकांग में. ओके, वो भी बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड. या डेफिनेटली. आई गॉट फायर्ड फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब. मतलब मेरा पूरा डेस्क ही उड़ गया था, पूरा एवरीबॉडी गॉट फायर्ड वन आफ्टर द अदर. दोस वर लाइक बहुत ही डिप्रेसिंग डेज, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी होता है ना, तुम्हें पता नहीं तुम फायर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो. तो ऐसा हो गया था. एक दिन मेरा नंबर आ गया था, तो मेरा भी हो गया. तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन वो इंडिया वापस आ गया था, तो एक क्रैको स्टार्ट किया 2014 में. ओके, तो जब क्रैको स्टार्ट किया तो पहले 3-4 साल मैंने कैट नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस होता था मार्केटिंग पे, एसईओ कैसे बढ़ाना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, वो सब मैं देखता था. कंटेंट में मैं क्वांट क्वेश्चंस चेक करता था, लेकिन इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं करता था ये कंटेंट पे. कंटेंट पूरा साइली देखते थे. लेकिन 2018-19 उस टाइम पे मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, इतना ये नहीं, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गए थे, तो वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे. तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली कंटेंट पे ध्यान देना शुरू कर दिया था. तो 2019 में मैं फिर से कैट लिया था, बिकॉज उस टाइम तक साई देते थे हर साल कैट. ओके, तो बिकॉज उस टाइम वो साल वो नहीं ले सकते थे, तो मैंने कैट 2019 में देना स्टार्ट किया. उस साल के बाद से मैं हर साल दे रहा हूँ, 2019, 2020, 21, 22, 23. तो वो है. ओके सर. सो अब जो अगला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई जिसका आंसर जानना चाहता है. ये है कि आप हर साल
बार बार कैट क्यों देते हैं? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? तो जैसे मैंने पहले बताया था, पहले 5-6 साल में मैंने क्रैक को स्टार्ट करने के बाद मैं कैट नहीं दिया था, और उस टाइम पे भी मैं कंटेंट पे काम करता था. मतलब जो क्वांट क्वेश्चंस है ना, वो मैं ही चेक करता था डैशकैट में जो भी जा रहे हैं. ओके. But what I realized was that after I started taking CAT, my understanding of the kind of questions that are asked in CAT has improved dramatically. Because earlier also I used to check the questions, but the only thing I used to check was whether the question was correct or not. One key thing that I never really took a lot of focus on was, is it relevant for CAT or not? So many times I used to set questions which were very difficult or which were very easy. But once I started taking CAT on a regular basis, I could figure out the difficulty level of the question. So immediately, instinctively, मुझे अभी पता है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और अगर बहुत ही डिफिकल्ट है तो उसको कैसे, मतलब हाउ टू मेक इट इजियर, और दैट आई हैव एन इंस्टिंक्ट टू फील, एंड द रीजन आई हैव इट इज बिकॉज आई टेक द एग्जामिनेशन रेगुलरली. सो सर, अगर एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, अगर आपको डिफिकल्टी लेवल ही चेक करना था क्वेश्चंस का, उस एग्जामिनेशन पैसेज में बैठ के ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो आप क्वेश्चंस को बाद में रिस्पॉन्स शीट आने के बाद क्यों नहीं करते? या सी, वो भी कर सकते हैं, वो भी उसके बारे में मैंने सोचा था, बट मुझे लगता है कि द क्वेश्चंस व्हेन यू सी देम इन द एग्जामिनेशन, द वे यू लुक एट ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लुक एट इट आफ्टरवर्ड्स. Many times it has happened with me, even in CAT 2023, for example. There were some questions which are very easy, but they were very easy after I came out of the examination. In the examination, because of the exam pressure, you misread certain things. Or even if you read a question properly, your mind doesn't work properly. It doesn't work at 100% capacity because of the exam pressure. Now, it is also important for me to know, to take the examination in that exam pressure, to actually feel it. This is actually very apparent in different sections. Now, I understand that many people actually ask me that also. Many students have actually asked me, if you are only looking to know the kind of questions that are asked, why do you take the examination? You can look at the examination questions in the response sheet. But what I feel is, questions appear different in the examination and after the examination. After the examination, many times it will happen that you think that a question is very easy, but actually trying to solve it in the examination under the pressure of the examination and the time pressure is very different. Now, to get a real good sense of the questions, it is very important that I actually take it. For example, if I give you the example of, say, some quant questions that I saw last year in CAT 2023, the paper was tough. Okay, I could feel that the paper was tough, but I didn't know that the paper was tough. Okay, when you are entering, people will say, they might say, okay, slot 1 was difficult, but until you actually face it, you don't really know how tough the paper was. And in that examination pressure, there was a lot more pressure, and every question I was misreading. क्वांट में ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज इतना डिफिकल्टी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जब एग्जामिनेशन में मैंने गलत डाल दिया था, बट व्हाइल गोइंग बैक आई रियलाइज्ड दे वर सो इजी. On the cab back, I realized that it was actually such an easy question. There were 2 or 3 questions which I wanted to talk also later. I forgot it. I think it was in some Q. I think X plus 1 by X. There was some question like that in slot 3, which is not very difficult. But I spent at least 10 minutes on that one question. Okay. Which again goes against what I normally tell in this stream, that you should not take it on your ego and try to solve it and spend a lot of time. But at that time, I could sense that it was easy. I felt that I was coming close, but I was not able to solve it. And I could get it immediately after the examination. So many times it so happens that if I just look at a question after the examination is over, without the exam pressure, most of the questions become very easy, very straightforward, very simple. But actually taking it in the examination is very important for me to judge what kind of question is tricky. And in this question also is very useful because it is a recursive question. In the sense, there are, you have to find the value of x to the power 9 plus 1 by x to the power 9. So it is kind of recursive. And recursive questions actually become time sinks if the idea doesn't strike you. Definitely. If it is a simple question in, say, arithmetic, in ratio and proportion, I don't think in the examination it would have become a time sink. But because this was in algebra, it became a time sink for me because of the exam pressure. So I need to have this instinctive understanding. What are the kind of questions which can become a time sink? What are the kind of questions which can trick people? If I have this instinctive understanding, the dash tests will become much better. In fact, you ask many people, many students have actually told me after CAT 2023, one of the guys actually told me that he found CAT to be freakishly similar to dash cuts. Okay. Now, that phrase really struck with me because I felt that he thinks that we have done a very good job in mimicking the actual CAT. I found that to be a very big compliment. When somebody finds the dash cuts that we take to be super close to CAT, that is the best possible help that we can give to students. And it is not just by coincidence or by luck. It is because I've been taking CAT in examination pressure for the last few years. I developed that instinctive quality of knowing what is a relevant question, what is an irrelevant question, how to make a question even trickier. But you don't make it too difficult. You have to just make it tricky.
those kind of things are useful because if a student falls in the same trap that I fell in the dashcat, it is so good because in the actual examination, he'll figure out and not fall into the trap. Yes, definitely. Yeah. So, yeah. So, सर ये तो हुई आपकी उसकी बात, लेकिन जो एक कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि आप बार बार कैट देते हैं, उनको भी पता है, आपको भी पता है कि आप 100% लेके आने वाले हैं, तो उनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी स्केलिंग में इम्पैक्ट डालता है ये। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसकी वजह से किसी की सीट को नुकसान हो रहा है? तो इस ओवरऑल स्केलिंग थिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? ओके, इसको 2 क्वेश्चन में मैं डिवाइड करूंगा। ओके, पहले people might believe it or not believe it. Before I go to the examination, I'm not confident I'll get 100. Okay. And I'm actually as nervous as most people. And I actually try to tell myself also to take the examination very seriously. Because I have to feel that pressure. If I don't feel that pressure, it won't be a correct experience for me. Then whatever I learn by taking the examination, I can't pass it on to students. If I just go casually and give the examination casually, if it doesn't mean anything to me, then what advice will I give to students? Okay. And I am also not confident before the examination that I'll actually get 100. Okay. I feel that I'll do well in quant, but I'm always very scared of LRDA. Okay. Now we can discuss about my issues with LRDA later, or how important it is for me that, or how much respect I give to LRDA. Maybe in some other podcast or maybe in some other question. But in verbal LRDA, I'm not super confident because anything can go wrong. Quant, I'm confident. So overall, when I go to the examination, I'm not super focused on 100%. With respect to scaling, we release the CAT score calculator every year. Okay. So immediately after the response sheet comes, we release the Krakow CAT score calculator, जिसमें लोग अपना response sheet डाल सकते हैं और आपको आपका raw score दिखेगा और raw score से scaling का conversion भी हम दिखाते हैं. So मैं उस पर हर साल काम करता हूँ. मुझे पता है exactly वो scaling क्या होता है, कैसे होता है. Scaling में 2 parameters होते हैं. एक तो average score of everybody in your slot. Second thing is average score of the 0.1 percentile people in your slot. Okay, these 2. And also third is average of all the 3 lakh people. Scaling is done across 3 different sections. Now, one person won't impact the average of everybody else in the slot. It just doesn't happen. Okay, there are 3 lakh people who are taking CAT, 1 lakh people who are taking CAT in each slot. One guy will not affect at all. It won't even be a rounding error. One guy's score over 1 lakh will not affect at all. But the thing is, out of 3 lakh people, okay, 0.1 percentile will be 300 people. 300 people. One guy's score across this 300 will not really matter much. Especially when you're looking at these 99.9 percentile guys who have actually done fairly well. They have scored very well. And I'm also one of the other 300 guys. So मुझे नहीं लगता कि scaling इतना ज़्यादा impact होगा. So sir, I'm coming to the seat. Okay, that was I think you have asked. I don't apply to any institute. I think when I'm applying to the CAT form, somebody in my office fills it up. But I tell him to apply for some random institute. I think applying to an institute is mandatory when you're applying for CAT, at least one institute. So we try to mark some random institute. And I don't attend the interview, obviously. Okay, yeah. तो मैं किसी का इंटरव्यू का कुछ नहीं कर रहा हूँ. सीट तो डेफिनेटली नहीं होगा. मैं किसी का, मुझे नहीं लगता कि मेरे वजह से कोई सीट कहीं पे एम्प्टी जा रहा है. तो दैट आई थिंक इज व्हाट आई एक्चुअली आस्क माय सेल्फ कि बाय मी टेकिंग द एग्जामिनेशन is anybody's seat in an institute getting affected? I don't think that is for sure that is the case. So I feel yeah, definitely. So sir, I 100% agree with you कि आपकी वजह से किसी का सीट नहीं जा रहा. लेकिन I will get back to you on that when you said I want to seriously attempt the CAT exam in the examination hall. तो आप कीजिए, पूरे seriously attempt कीजिए. लेकिन आप कोई random आंसर क्यों नहीं मार्क करते फिर? ये भी इसके बारे में मैंने सोचा था. Like मैंने used to go to the examination once. Sometimes I used to think, why don't I mark or why did I spoil one section and come off? But the thing is, I take the examination very seriously. I have to take it very seriously. Like I told you earlier also, I have to put myself in the shoes of a student. Okay. Only then will I actually figure out what is useful, what is not useful. Every section I try to score as high as possible. Because I know myself, if I feel that, okay, in verbal section, I'll put 2-3 questions now. Once I get into that kind of a mindset, where मुझे पहले से पता है कि I'm going to like put 2-3 questions wrong, then I won't be in that mindset towards the entire exam. Once I mark something casually, that examination pressure will go away. Yeah. For example, when I tell you about what is the specific learnings that I want to have, and I think I also told you about LRD earlier, right? So maybe I'll expand on it. Then you'll understand the actual importance of how much exam pressure is important. Because many of the LRDIs that are given in CAT in the last 5-6 years, if I come out of the examination center and I spend 30 minutes, or say if I spend 20 minutes, I'll definitely get all the LRDIs. Okay, I don't think they are super difficult. Okay, but in the examination, I always take LRDI to be very, very seriously. Okay, because I feel that I can get stuck in an LRDI.
it happens to me many times. Very often also it happens that I get stuck in one LRDA or the other. And many times I have done this salvaging of the LRDA section. I talked about it in some of the streams also that I have done, where say you have done one LRDA, there is 5 minutes left, clock is ticking, you got stuck in an LRDA, you have done only one LRDA, you don't even know whether it is correct or not. That has happened to me. Okay, it has not happened once, it has happened multiple times. Okay. Then if somebody asks me that I get into that kind of situation, what do you do? I have a very specific answer for them because I've gone through it. Okay. Yes. Now, if I am just going and attempting a random answer and coming out, do you think I'll feel that pressure? I won't. Now, I also gave this specific answer as to what I do in those kind of a situation in one of the streams. If people are interested, I'll actually put a link to that stream in the podcast. But just to give you briefly, I mean, resort on some of the tips that I gave in earlier. So if you want, watch the stream. But what I normally do is, at that point, first of all, I'll maybe expand on LRDA also. Because I'll tell you my the way I approach LRDA section, which is, I think, important. Okay. Before LRDA starts, when in verbal itself, I try to chill out or mentally check out because I take LRDA very seriously. I feel that in 20 minutes, I try to solve 2 LRDA sets. I feel that if I get stuck in an LRDA set, I'll be like, so basically when I'm stuck and there is 5 minutes left, okay, what I try to tell myself is, one set is over. So I try to calm myself down saying one set is over. And in the other set, when there are 5 to 6 minutes left, I try to get the answer correct from the options. Okay. Many times it so happens that when I'm solving an LRDA set, I'll make some progress, but I'll get stuck somewhere. And most of the reasons I get stuck somewhere is because I didn't read one of the lines in the set. So when there are 7-8 minutes left, I try to go back and read the set and try to see if any line is missing, which I haven't read. But many times I've seen it happen with myself where if I miss a line the first time, how many other times I read the set, I'll just keep missing that line. And I'll find that line only later, where I feel, okay, that was additional information that was given, but I haven't found it. Okay. So after 7-8 minutes, I try to do it when 7-8 minutes are missing. But if it is just 5 minutes left, then what I try to do is I try to answer the question based on the options. Okay. So I would have made some progress in the set. I know that, okay, in this question or in this particular case, say there are 3 variables A, B and C. I know that A will be either, say, multiple of 3. Sometimes we make this kind of progress where we know that A is a multiple of 3 or A is a multiple of 5. And B is, say, a multiple of 7 or C is a prime number. Something or the other you can deduce, but you can't figure out the exact value of it. Now, when I look at the questions and I try to see if any of the questions is about the values of any one of them. Say, for example, in one of the questions, they ask, what is the value of B? Then based on the options, I can actually figure out if, say, I figured out that B has to be a multiple of 5. And in the options given, there is only one multiple of 5. Then I know that this is the case that is correct. Right now, I don't know why it is correct, but I know that I missed out some information, but based on the options, I'm able to figure out the correct case. Okay. Many times I look at 2-3 questions to get more additional information and then try to solve the set. When you solve the set this way, your accuracy will go down. Okay, because many times you might have made some mistake or the other. But that is a last ditch effort I make. I have many other tricks about these kind of things, which I think are like specific tricks, which only somebody who is taking the examination seriously will know. I explain most of these tricks, especially with respect to LRDA, in a stream. I'll try to find the link and post it. But the reason for the answer for your question is, I don't attempt questions randomly, because at least I have to tell myself that I'm taking this examination seriously. I have to convince myself that I'm taking it seriously. Because if I don't convince myself that I'm taking it seriously, in the last 5 minutes, I just give up my hands and say, ठीक है, एक ही set हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा? Then whatever learnings I have with that set, with that examination, I can't pass it on to students. In the stream that I did, I felt very happy after I did that stream. Because I felt whatever explanations or answers I gave are very specific informations. Somebody who watches the stream and takes the LRDA, I'm sure will gain a lot. I know it. And I got that information. It is intangible as to why I got it. The only reason I got it is because I take examinations very seriously. So that is basically the answer for why I don't mark randomly. डेफिनेटली. सो सर, अभी जब आपने कहा कि मैं भी स्टक हो जाता हूँ LRDA में, तो ये किसी के साथ भी हो जाता है. तो डेफिनेटली योर अप्रोच विल गोना हेल्प देम इन एनी वे. ओके, सो दैट वाज अ रियली कूल अप्रोच. या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, तो सर जैसे कि अभी सिर्फ 5 महीने बचे हैं कैट एग्जाम को, और कई सारे स्टूडेंट्स ने कैट मॉक्स देना अब तक शुरू कर दिया होगा, डेफिनेटली शुरू कर दिया होगा. तो किसी के स्कोर अच्छे आ रहे होंगे, किसी के बुरे आ रहे होंगे, या कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, कुछ बुरा फील कर रहे हैं. तो क्या कैट के मॉक्स के स्कोर से उसकी प्रिपरेशन को आंका जा सकता है? See, CAT mocks लेने से, the way I think you have to look at a CAT mock is that it is like say you are getting a blood test done. Okay. Now many people बहुत डर जाते हैं to get a blood test. Okay. Because उनको पता नहीं कि वो टेस्ट में क्या आएगा. But if you know that information कि क्या आ रहा है, it is actually helpful for you. So the way you have to look at a mock test is when you take the mock test, you will realize the reality. What you are good at, what you are bad at.
Now it is important for you to face it, because once you face it, you can fix it. Now अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं quant में अच्छा हूँ, लेकिन quant में शायद you are good only at number systems and you are getting all the arithmetic questions wrong, then you can fix it and work on arithmetic. So you had to approach a mock test only as a way in which you figure out what is your strength, what is your weakness, and basically figure out your strategy. Like for example, in verbal, whether you should attempt RCs first or verbal first. How is your accuracy in the reading comprehensions that you attempted first and the RCs that you attempted later on? You can do a lot of analysis on the mocks to figure out your areas of strength and weakness, and then work on your weakness. That is it. Don't worry about mock scores; they don't matter at all. They don't matter at all. It is just a way in which you can make your preparation more efficient. And it is important for you to take the mocks now. अभी लेना चाहिए 5 महीने के बाद, क्योंकि 5 महीने यूज कर सकते हो. अगर अभी मॉक ले रहे हो और अभी अगर तुम्हें पता चला कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, तो वीकनेस पे वर्क कर सकते हो. जो भी स्ट्रेटजी अभी तुम यूज कर रहे हो, अगर वो अच्छा नहीं हो रहा है मॉक लेने का, तो उसको फिक्स कर सकते हो. अगर अक्टूबर में ले रहे हो तो वो प्रिपरेशन एफिशिएंट नहीं होगा. तो सर जैसे कि आपके डेस्क कैट्स की अगर बात करें तो डेस्क कैट्स में आप लाइव अटेम्प्ट भी देते हैं. हाँ है ना. और कई बार हमने देखा है उसमें तो देते ही हैं. कई बार हमने देखा है आपकी वीडियो सॉल्यूशंस में और लाइव यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स में आप जो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसके अंदर कभी भी कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक्स या फिर ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूलाज ये सब यूज नहीं करते. आप बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से उस क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट में खत्म कर देते हैं, है ना. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं इन शॉर्टकट्स का यूज करते? तो ये लाइव अटेम्प्ट के बारे में मैं पहले थोड़ा बात करूंगा, उसके बाद शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे. लाइव अटेम्प्ट हमने चालू किया था 2-3 साल पहले से. ओके, जब हम पहले लेते थे लाइव अटेम्प्ट, मुझे नहीं लगता था कि कोई देखेगा. ओके, मुझे लगता था कि किसी को क्यों इंटरेस्ट होगा मेरे अटेम्प्ट लेने से. बट 2-3 लोग पूछते थे मुझे, मतलब मेल करते थे कि आप लाइव अटेम्प्ट लो. तो हमने ये सोचा कि क्योंकि साइली वर्बल सेक्शन बनाती है और मैं क्वांट और एलआरडी बनाता हूँ, साइली जो क्वेश्चन मैंने बनाए वो ले लूँ और साइली ने जो बनाया मैं लूंगा. तो मैं वर्बल अटेम्प्ट करता था, वो क्वांट और एलआरडी लेते. तो हमने 1-2 ठीक से करते थे. कभी कभी हम वो लाइव अटेम्प्ट नहीं करते थे, लेकिन जब भी हम नहीं करते थे तो लोग इमीडिएटली पूछते थे कि आपने क्यों नहीं किया. और उसके बाद जब अभी टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो काफी लोगों ने बोला था कि उनको वो लाइव अटेम्प्ट काफी पसंद आया था. मोस्टली बिकॉज वो भी देखते थे कि हम स्ट्रगल करते थे. उनको लगता था कि हम सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे या बहुत अच्छा, बहुत हाई स्कोर करेंगे. लेकिन जब भी उनका मॉक अच्छा नहीं जाता था, तब वो डेफिनेटली हमारा लाइव अटेम्प्ट देखने में, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी पता चलता था कि हम भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके, मेरी टाइम्स ये लाइव अटेम्प्ट में मैं भी इन वर्बल आई डिडंट स्कोर वेल. काफी बार एलआरडी में साइली भी अच्छा स्कोर नहीं करते थे, तो उनको इमीडिएटली लगता था कि ठीक है ये लोगों का भी कम होता है. तो दैट यूज्ड टू गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एनीवे, आई फेल्ट दैट it was people want to watch us do live after people started replying back. So now coming to why I don't attempt shortcuts. शॉर्टकट्स में इसीलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो कैट में आते हैं वो कॉन्सेप्ट से आंसर कर सकते हो. ओके, ये मेरा विश्वास है. और कॉन्सेप्ट से अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा होगा. बिल्कुल. ओके, अगर तुम शॉर्टकट्स यूज कर रहे हो, शॉर्टकट्स एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज कर सकते हो और उससे तुम्हारा टाइम इतना ज्यादा सेव नहीं होगा. उससे बेहतर है कि तुम कॉन्सेप्ट से फोकस दो. कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा ठीक है तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पूरा आता है. अगर फॉर एग्जाम्पल रेशियो प्रोपोर्शन में तुमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, उस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता है कि वो करेक्ट होगा जब तुम आंसर कर रहे हो. लेकिन अगर तुम कोई शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो मन ही मन तुम्हें थोड़ा डर लगेगा कि देखो शायद वो शॉर्टकट इस पे यूज नहीं होगा. लाइक अभी आज सुबह एक डाउट आया था वेयर देयर वाज वन फॉर्मूला अबाउट इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस. ओके, बट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ राइट एंगल. That can't be used for all the triangles. And in the question that was asked, it was an isosceles triangle. So somebody was asking, the doubt was, why can't we apply this formula? Using this formula, I'm getting a different answer. That was a shortcut. The formula that he knew is a shortcut, but that can be applied only for right angles. Okay. It can't be applied for all the triangles. So ये shortcuts पे मुझे इतना विश्वास नहीं है. मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हानि करते हैं. They do more harm than actually help. और सर ये कई बार देखा जाता है कि जब हम उस प्रेशर के अंदर बैठे होते हैं एग्जाम हॉल में, तो ये शॉर्टकट्स याद भी नहीं आते और तुम्हें पता भी नहीं होगा या कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि इज इट एप्लीकेबल इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन. सर एक क्वेश्चन उनके लिए जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ दिया है और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो उनका ये ईयर गैप ईयर में काउंट होगा. तो इस गैप ईयर को इंटरव्यू में जस्टिफाई करने के लिए या तो इंटर्नशिप्स की तरफ जाते हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जाते हैं. और ये सवाल हमसे भी बहुत बार आता है. आप देखते हैं जब यूट्यूब कमेंट्स वगैरह में कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज करूँ या इस कंपनी में ये इंटर्नशिप करूँ. तो आपके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन में कौन सा ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर इंटर्नशिप? ओके, सी अगर मुझसे पूछोगे
पहले गैप ईयर कन्विंस होने के बाद या कंफर्म होने के बाद मैं बोलूंगा कि गैप ईयर लेने का मतलब डोंट ट्राई टू हैव अ गैप ईयर, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ओके, अगर पॉसिबल है तो गैप ईयर मत लो, कोई भी जॉब करो जो वर्क एक्स मिले, क्योंकि वो वर्क एक्स मिलने से तुम्हारा परसेंटाइल रिक्वायर्ड भी कम होगा, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसा है कि गैप ईयर तो कंफर्म्ड है, अभी मेरा गैप ईयर है तो मुझे इंटर्नशिप करना है या ऑनलाइन कोर्सेज करना है, तो मैं बोलूंगा कि वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अभी गैप ईयर कंफर्म्ड है, तो अभी मेरा फोकस होगा कि कैट में सबसे ज्यादा परसेंटाइल मैं कैसे ला सकता हूँ। तो जो भी ऑप्शन में तुम्हें ज्यादा परसेंटाइल लाने का मतलब चॉइस दे रहा है, वो ऑप्शन लो। अगर इंटर्नशिप तुम ले रहे हो और इंटर्नशिप के लिए से तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा 2-3 घंटे, तो मुझे लगता है कि वो 2-3 घंटा वेस्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना? ऑनलाइन कोर्सेज अगर कम टाइम पे हो रहा है तो वो ठीक है। एंड राइट नो मुझे लगता है कि फोकस ऑन कैट। अगर गैप ईयर कंफर्म्ड है, देन पुट ऑल योर एनर्जीज इनटू डूइंग वेल इन कैट। ये गैप ईयर एक्सप्लेनेशन, वो डिफेंस यू कैन डू आफ्टर कैट। कैट के बाद और इंटरव्यू के पहले देयर आर स्टिल 2-3 मंथ्स, तो उसमें तुम कुछ कर सकते हो, वो आंसर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, प्रोफाइल भी बिल्ड कर सकते हो, वो सब बाद में कर सकते हो। अभी अगर गैप ईयर कंफर्म्ड है तो फोकस ऑन कैट। अगर गैप ईयर कंफर्म नहीं है तो डेफिनेटली ट्राई टू अवॉइड गैप ईयर। ओके सर, वेरी वेल सेड। और एक उनके लिए एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो बच्चे अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं मॉक्स में, जो काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैट की बहुत लंबे टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे आकर उनका स्कोर अच्छे नहीं बन रहा है, तो उनके मन में एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे छोड़ देनी चाहिए कैट की तैयारी। ओके, शुड आई क्विट कैट और नॉट, राइट? तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी क्या राय है? मैं एक चीज तो बताऊंगा, कैट की तैयारी इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि सबने जो बीटेक किया या बीकॉम किया, जो भी ग्रेजुएशन किया, उसको एमबीए करना ही चाहिए, वो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। और जिसने कैट एक बार दिया वो भी नेसेसरी नहीं है कि वो हर साल कैट दो टिल ही गेट्स इनटू ए गुड इंस्टीट्यूट। जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने का टाइम होता है। मतलब अगर तुमने कैट दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया और तुम्हें लग रहा है कि देखो ये कैट मेरे से होगा नहीं, या कैट बहुत डिफिकल्ट है, या मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, देन इट इज फाइन। अगर तुम ये कैट छोड़ रहे हो इन जनवरी व्हेन कैट रिजल्ट्स आ गए, या अगर तुमने एमबीए इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू किया, मार्च अप्रैल में रिजल्ट्स आ गए, तब तुम्हें लग रहा है कि देखो मुझे एक और साल कैट में बर्बाद नहीं करना है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है, वो भी आई थिंक इज फाइन। बट अगर जून जुलाई अगस्त कैट का नोटिफिकेशन भी आ गया और तुम इसीलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है कि मेरा मॉक स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ है, तब मुझे लगता है कि वो इट इज नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि तब तुम सिर्फ भाग रहे हो। कुछ भी मोहब्बत आ रहा है, कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है, देन यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट। दैट आई डोंट थिंक इज गुड फॉर योर करियर, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज नॉट ए गुड एटीट्यूड टू हैव। मैं बोलूंगा कि तुम फाइट मार के जितना अच्छा कर सकते हो ये रिमेनिंग 4-5 मंथ्स में, उतना एफर्ट मारो और कैट दो। Even if you fail in CAT, okay, if you're not able to improve your score, also that is important because that is also a data point for you. तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या गलती की। और अगर तुम्हारा डिसीजन चेंज हो गया, से 6 months later, अगर तुम्हें कैट देना है नेक्स्ट ईयर और तुम्हें पता चल गया कि क्या व्हाट इज द थिंग दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, ये डेटा पॉइंट काफी हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग कैट, जस्ट पेइंग इन इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। यस, तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी अगस्त में छोड़ने का सोच रहे, जुलाई अगस्त में, वो मुझे लगता है कि बहुत रॉन्ग डिसीजन है। अगर तुमने थोड़ा फाइट मारा, 3-4 महीने का फाइट मारा, तो 3-4 महीने और फाइट मारो। इट इज ओके इफ इट डजंट गो वेल, कंप्लीटली फाइन। मेरा भी लाइक आई टोल्ड यू, मेरा भी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, ओके ना, बट उससे लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, आई लर्न फ्रॉम इट, फ्रॉम दैट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने एक्चुअली सीखा था कि क्यों गंदा गया था और नेक्स्ट ईयर काफी एफर्ट मारा था इन फिक्सिंग दोज इश्यूज। So it is important to not give up before you actually face that examination. Yeah, definitely sir. Actually मेरा ही एक दोस्त है जो कि कैट क्विट करने के बारे में सोच रहा है। उसने पिछली बार भी कैट का एग्जाम दिया था, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आया, और इस बार भी उसका स्कोर नहीं बन रहा, तो उसने काइंड ऑफ मॉक्स देना ही बंद कर दिया था। वो बहुत है ना होंगे, उसने मॉक्स ही देना बंद कर दिया था, और मॉक्स देना बंद कर दिया, ये तो बहुत ही खराब डिसीजन हो गया। वो ना तो छोड़ पा रहा है तैयारी, ना वो मॉक्स ही दे रहा है, क्योंकि इस डर से, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। See, in English, there is a phrase, you have to face the reality. Okay. Either you face it now in June, July, or you will face it in November, December. If you stop taking mocks, ऐसा नहीं होगा कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मॉक्स लेना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें रियलिटी पता चले, तब तुम फिक्स कर सकते हो। काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैं क्वेश्चन अभी आंसर कर रहा हूँ, लेकिन मॉक में नहीं आंसर कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेंशन होता है। तो पहले अगर तुम वो सॉल्व करोगे, वो इश्यू ऑफ दिस पैनिक अटैक्स बिफोर द मॉक्स, यू विल डेफिनेटली सॉल्व इट बिफोर द एग्जामिनेशन। You see what I'm saying, right? If you, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं पैनिक हो रहा हूँ, अगर मॉक में ही पैनिक हो रहा है और तुमने मॉक देना बंद कर दिया, तो एग्जाम में कितना पैनिक हो गया, बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी गंदा हो जाएगा। तो अगर एक इश्यू तुमने नोटिस किया, तो वो इश्यू को फिक्स करो, वो इश्यू से भागो मत। डेफिनेटली सर। और सर जो बच्चे 100% की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपकी है,
है ना, वो भी 100% लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स अगर आप देना चाहें। देखो, मुझे लगता है कि अगर कोई 100% के लिए टारगेट कर रहा है वो बहुत अच्छा टारगेट है, मुझे तो एक्चुअली अच्छा लगता है। ओके, बट उनको थोड़ा उस पर भी सोच के 100% के लिए जा रहा है। लाइक मैंने पहले बताया था, इफ यू बिकम टू एम्बिशियस, तुम्हारा स्ट्रैटेजी थोड़ा गलत हो सकता है। एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी, यू शुड नॉट बिकम टू एम्बिशियस, यू शुड हैव ए गुड स्ट्रैटेजी। मेरा फॉर एग्जांपल, लाइक आई मेंशन अर्लियर आल्सो, LRDA के लिए मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वर्बल में जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ, आई ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। माय एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी इज लाइक दैट, आई अटेम्प्ट ऑल, आई गेट सम ऑफ देम करेक्ट। क्वांट में भी मैं सम अटेम्प्ट करने का कोशिश करता हूँ। LRDA में मैं जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो मैं सारे सेट्स अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। एटलीस्ट दैट इज नॉट माई टारगेट। मेरा टारगेट है कि LRDA में 2 सेट्स करना है। ओके, सो जो भी 100% लाने के लिए सोच रहा है, वो भी सारे सेक्शंस को अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से, उसको भी पता होना चाहिए कि किसमें उसको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, अगर मैं सोच रहा कि मुझे LRDA में भी सारे सेट्स करना है, और अगर मैं एक सेट में फंस गया, तो मैं एक सेट के बाद कुछ और अटेम्प्ट नहीं करूंगा, या बहुत पैनिक आ जाएगा, बहुत एंग्जियस हो जाऊंगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी 100% अटेम्प्ट कर रहा है, वो भी कीप ए एम्बिशियस टारगेट, दैट इज गुड, but also be pragmatic about each section. Don't become too ambitious, because then you won't, your cat will completely go back. Now, if you are targeting 100%, अगर जो भी सोच रहे कि मुझे 100% लाना है, तो एक स्ट्रेटजी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सारे all the 3 sections में you should get about 97-98%. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सेक्शन में तुम बहुत वीक हो, और लास्ट सेक्शन में, वो थर्ड सेक्शन में, which is your strength, you should try to score as high as possible. Definitely about 99.9. अगेन, इफ यू थिंक अबाउट इट लॉजिकली, अगर तुम वर्बल और DLR में मान लो कि आउट ऑफ 60 और मार्क्स, 60 और 70 मार्क्स, यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 40 मार्क्स, बट से यू आर वीक इन क्वांट एंड यू आर गेटिंग ओनली 20 मार्क्स। नाउ मुझे लगता है कि वो 40 मार्क्स से 50 मार्क्स होना काफी डिफिकल्ट है, एज कंपेयर टू इंक्रीजिंग योर क्वांट स्कोर फ्रॉम 20 to 40। मतलब जिसमें तुम स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हो, उसमें गेटिंग एन एडिशनल मार्क इज मच इजियर देन गेटिंग एन एडिशनल मार्क इन अ सेक्शन विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, तो मेरा यही एडवाइस होगा कि फोकस ऑन योर वीक एरियाज। दिस इज ट्रू फॉर समबडी हु इज एमिंग फॉर 100% और फॉर 90% और 80%। जिसमें भी तुम बहुत वीक हो, उसमें अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा ओवरऑल परसेंटाइल काफी इंप्रूव हो सकता है। बिल्कुल सर। तो लास्ट टाइम जैसे जब कैट 2023 का रिजल्ट आया था, तो मैं टेलीग्राम पे अपना जो ग्रुप है, क्रैको का ऑफिशियल ग्रुप है, उसके ऊपर मैं कुछ चैट्स पढ़ रहा था, तो तभी मेरे को पता लगा कि आपका 100% आया। तो आई वाज लाइक, तो जो नीचे चैट आ रही थी, वो कहते यार ये इंसान क्या खा के जाता है, कौन से मंत्र पढ़ के जाता है कि भाई इसका 100% आ जाता है। ओके, तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बता ही दीजिए कि उस कैट डे वाले दिन क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं जो किसी को ध्यान में रखने चाहिए उस कैट डे वाले दिन। तो बेसिकली अगर मेरा स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा, अगर मेरा फर्स्ट स्लॉट है या मेरा सेकंड स्लॉट है या मेरा थर्ड स्लॉट है, आइडियली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है स्लॉट 2। ओके, क्योंकि स्लॉट 1 मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इट स्टार्ट्स टू अर्ली। तो अगर 8:30 को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे मेरे घर से निकलना है वैसे 6:30। तो वो डर के वजह से और एग्जाम प्रेशर की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। बिल्कुल सर। तो स्लॉट 1 के लिए मुझे एक्चुअली वो डिफिकल्टी होती है। स्लॉट 3 काफी लेट होता है, तो 4:30 को अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तब तक मुझे पता होता है कि मतलब एग्जाम कैसे आ रहा है, डिफिकल्टी क्या है, किस सेक्शन ये है, किस सेक्शन डिफिकल्ट है, ईजी है, वो सब मेरे मन में चलता रहता है। मैं कुछ नहीं करता, मैं घर पे बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा टायर हो जाता हूँ, क्योंकि दिमाग बहुत तेज चलता रहता है, पूरा दिन वो सोचते रहता है। तो वो भी मुझे स्लॉट 3 इतना पसंद नहीं है। लेकिन स्लॉट 2 आइडियल होता है, क्योंकि मैं अच्छे से सो भी सकता हूँ और इतना ज्यादा मैं सोचता भी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अगर तुम्हारा स्लॉट 1 है या स्लॉट 3 है, अगर तुम्हारा स्लॉट 1 है, तो मैं अपने आप को भी बताता हूँ कि ठीक है, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, वो एड्रेनलिन इतना ज्यादा होता है कि सुबह का एग्जाम है, तो परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंट नहीं होगा। बिल्कुल। और एक और चीज मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर है, कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे घर से बहुत दूर है और मेरा स्लॉट 1 है, तब मैं सोचता हूँ कि वहां पे एक होटल ले लूँ, ताकि मेरा जो कम्यूट होता है ना एग्जाम सेंटर जाने से, वो कम हो जाए। क्योंकि मैं स्लॉट 1 है, तो मैं एनीवेज वो मान के रखता हूँ कि मेरा नींद अच्छा नहीं होगा, तो अगर मुझे इतना दूर कम्यूट भी करना पड़ेगा, तो इट विल बी इवन मोर डेडली। तो वो स्लॉट 1 के लिए मैं सबको बोलूंगा कि अगर तुम्हारा बहुत दूर है सेंटर, तो वहां पे एक होटल ले लो, वहीं पे सोने की कोशिश करो। स्लॉट 3 वालों को मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, इतना सोचो मत। ओके, ये मत देखो कि सारे टेलीग्राम ग्रुप में देखो कि कौन सा क्वेश्चन ये आ रहा है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कितना स्प्लिट हो रहा है, कितना LRDS आ रहा है, वो सब मत देखो। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें देखना है वो मिल जाएगा तुम्हें, कोई ना कोई तुम्हें बता देगा। ओके, उस पर बहुत सोचो मत, क्योंकि अगर तुम सोचते रहोगे, एग्जाम सेंटर जाने से पहले तुम टायर आउट हो जाओगे। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा माइंड इतना तेज चलता रहेगा कि विल जस्ट गेट टायर्ड बाय वेटिंग।
So try to ensure that that doesn't happen. I try to watch a sitcom. कुछ ना कुछ तो मैं ऐसे randomly देखता हूँ टीवी पे, so that I get distracted and my mind doesn't go here and there. And exam center में I try to go slightly early. Okay sir, that would be very very helpful for the students. और इसको बस अब रैप करने की ओर चलते हैं. अब मेरा एक बस जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन है कि कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि एक बार बस IIM से MBA कर लो, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, ठीक है. तो कुछ लाइफ आफ्टर MBA के बारे में बताइए प्लीज. लाइफ आफ्टर MBA के अगर मुझे बताना है तो लाइफ जॉब आफ्टर MBA एंड जॉब बिफोर MBA के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद लाइफ के बारे में बताऊंगा. ओके बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा बट ठीक है. जॉब आफ्टर MBA एंड जॉब बिफोर MBA में अंतर है, डेफिनेटली अंतर है. ओके पैसे इज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर श्योर. द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट आफ्टर MBA इज सिग्निफिकेंटली हायर देन प्री MBA, सिग्निफिकेंटली. ओके मेनी टाइम्स अगर किसी ने MBA कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, मतलब ABCLK ब्लैकी से किया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका इश्यू कभी भी मनी है. जो प्री MBA होता है, काफी लोगों में होता है कि देखो मनी नहीं है, पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, लेकिन पोस्ट MBA वो एक हेडेक तो चला जाएगा. वो बहुत बड़ा हेडेक है ना, अगर तुम सोच रहे हो तो वो हेडेक तो चला जाएगा. बाकी सारे हेडेक्स आएंगे कि जॉब में प्रेशर ज्यादा है, ओके, या मुझे वीकेंड काम करना पड़ रहा है, या कुछ ना कुछ ले ऑफ हो रहा है, ये वो बाकी प्रेशर्स आ देंगे, EMI का प्रेशर, ये सब आएंगे, लेकिन द इमीडिएट सर्वाइवल मनी जो भी चाहिए वो नहीं होगा. ओके दैट इटसेल्फ इज अ बिग रिलीफ. सेकेंडली मुझे लगता है कि पोस्ट MBA जब तुम कम कर रहे हो काम, वो जॉब में भी थोड़ा अलग चेंज आता है. प्री MBA मुझे नहीं लगता कि कोई मैनेजर होता है, मोस्टली तुम कोई मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो. ओके पोस्ट MBA you will be a manager and you have to look at 4-5 other people immediately on, mostly if not day one, by 6 months you will have some people who are assigned to you. Now this is important because the way you look at a problem changes. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि तुम्हें भी पता नहीं है सोल्यूशन, ओके, बट तुम्हें पता है कि there are 4-5 other people जिसको लगता है कि तुम्हें पता है आंसर. ओके और तुम्हें वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है. इफ यू वांट टू मोटिवेट पीपल, इफ यू वांट टू शो द डायरेक्शन, यू हैव टू एक्चुअली गिव दैट कॉन्फिडेंस. देयर इज वन कोट जो मैंने कहीं पढ़ा था, ओके, द जॉब ऑफ ए मैनेजर is to absorb ambiguity and deliver clarity. Okay, क्योंकि हर चीज में, हर कंपनी में there is ambiguity. तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या करना है to increase the company. They don't know that. But you have to tell people clarity. You have to tell them that you do this, you do this, you do this. Okay, so you have to absorb ambiguity and deliver clarity, which I think is how post MBA life looks like. And it is also stressful. It is ज़्यादा responsibility है. बिकॉज प्री MBA मुझे नहीं लगता है कोई सोचेगा कि ऑन ए वीकेंड की क्या करना चाहिए काम, कोई भी नहीं सोचे. पोस्ट MBA मुझे लगता है कि काफी लोग सोचते हैं. मेरे सारे फ्रेंड्स भी जब भी मैं बात करता हूँ, इमीडिएटली वो जॉब पे चला जाता है. वो बोलेगा वो क्या कर रहा है, कौन से कंपनी, काफी बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े पोजिशन में, बट दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड. इट इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, बट इट इज सो मच ऑफ ए बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ दैट दे कांट जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट. बट इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव साइड. पॉजिटिव ये है कि जो काम तुम कर रहे हो पोस्ट MBA, एटलीस्ट 5-6 years आफ्टर योर MBA is over, you will be in a position in a company to drive the company in a good way. प्री MBA मुझे नहीं लगता कि कोई एनालिस्ट या एसोसिएट अपने कंपनी का दिशा बदल सकता है. लेकिन पोस्ट MBA जो भी डिसीजंस लेते हैं मैनेजर्स, उससे काफी डिफरेंस पड़ता है बड़े बड़े कंपनीज में. एंड दिस पोस्ट MBA guys after 7-8 years they have the ear of the CEO if they haven't started up themselves. So वो एक अलग ही मतलब थ्रिल है कि तुम्हें पता है कि इतना बड़ा कंपनी है और इसमें मैं इसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, उसका डायरेक्शन. So that also is there. So post MBA and pre MBA दोनों में अंतर है. हाँ चलिए सर, क्वेश्चंस और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन शायद ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे रैप अप करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इट वाज प्लेजेंट टॉकिंग टू यू. या प्लेजेंट टॉकिंग टू यू आल्सो. और जिसको भी कोई भी डाउट्स है, या अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी अदर पॉडकास्ट, एनी अदर टॉपिक, प्लीज डू कमेंट बिलो दिस वीडियो. हम देखते हैं सारे कमेंट्स और उस पर हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं. ओके थैंक्स वसीम. थैंक्स सर. थैंक्स.